Assalamualaikum viewers. Today we are going to start introduction to IR. IR का तारुफ देखेंगे। IR का ओरिजिन किस तरह से हुआ और किस तरह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकलकर हमारे सामने आता है, और IR में हम किस किस चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं, स्टडी करते हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो पढ़ा जाने लगा। ये सब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन शो हो रही होगी, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आईआर क्या है। आईआर की फुल फॉर्म इंटरनेशनल रिलेशंस है। ठीक है जी। इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल। ये डेफिनेशन आपके सामने दी गई है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, डेफिनेटली अगर आप किसी से भी रिलेशन रखते हैं, हाँ वो डोमेस्टिक लेवल के ही रिलेशन क्यों ना हो, जब आप अपने घरेलू जिंदगी में भी किसी के साथ रिलेशन रख रहे होते हैं तो कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर होते हैं हर रिलेशन के अंदर। ठीक है। तो रिलेशन जब भी होगा, जहां पर भी कोई रिलेशन देखा जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा। तो अब ये एक वाइड रेंज की बात हो रही है, ये इंटरनेशनल लेवल की, ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स का आपस में रिलेशन है, तो वो भी इंटरेस्ट बेस्ड ही है। अब वो इंटरेस्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं पाकिस्तान और चाइना की, तो सी पैक के हवाले से हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटरेस्ट है दोनों तरफ से। सी पैक का फायदा चाइना को भी है और पाकिस्तान को भी है। और अगर हम नेगेटिव इंटरेस्ट की बात करें तो यूएस और चाइना की एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें यूएस को नुकसान भी है, बिकॉज चाइना एज एन कंटेंडर जो है वो यूएस के सामने खड़ा हुआ है। तो वो नेगेटिव बेस्ड इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट तो हैं तो रिलेशन तो रखना ही है। तो आईआर बेसिकली स्टडी है इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन की। ठीक है जी। इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन, अब वो कौन से रिलेशंस हैं? वो पॉलिटिकल रिलेशंस भी हो सकते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं वो उसके अंदर हम अपनी पूरी ग्लोबल लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो देख सकते हैं। नॉन पॉलिटिकल में हमारे पास डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस हम देख सकते हैं, सोशल आ जाते हैं, इसमें कल्चरल आ जाते हैं, स्ट्रैटेजिक आ जाते हैं, रिलीजियस आ जाते हैं। बहुत से ऐसे जो हैं वो रिलेशंस हो सकते हैं। इंटरेस्ट बेस्ड के हो सकता है, हमें अपने रिलीजन को सिक्योर करने के लिए हमने रिलेशन बनाए हुए हैं, बहुत सी स्टेट्स ने आपस में मिलकर किसी इकोनॉमिक बेस पे, इकोनॉमी की बेस पर बनाए हुए हैं, कोई कल्चरल बेस है, कोई स्ट्रैटेजिक बेस्ड रिलेशंस होते हैं। तो बेसिकली आईआर एक स्टडी है इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस का। अब ये रिलेशंस होते किन के दरमियान में हैं, आप देख सकते हैं अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है। ये स्टेट्स के दरमियान होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स के दरमियान होते हैं। ठीक है। स्टेट्स का तो आपको पता ही है, और स्टेट्स कितनी हैं? 193 हम इनको स्टेट्स जो हैं वो कंसिडर करेंगे, बिकॉज अगर हम स्टडी देखें एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयर देखें तो इट हैज बिकम complex, and it has to deal with the, you can say, multifarious issues with 193 nations। ठीक है। 193 nations of the world जो कि इंटरेक्ट कर रही हैं विद ईच अदर। ठीक है जी। 193 नेशंस हैं जिनमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर हमने देखा कि आईआर इज द स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस अमंग स्टेट्स। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे नॉन स्टेट क्या है। नॉन स्टेट में बेसिकली आ जाती हैं कुछ इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, रिलीजियस ग्रुप्स आ जाते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। रिलीजियस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल आप ओआईसी ले सकते हैं, टीटीपी हो गई। ठीक है। ये तमाम जो हैं ये रिलीजियस ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं। उसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर मीडिया भी आ जाता है, कोई बहुत से टेररिस्ट ग्रुप्स भी इसमें शामिल हैं, इसमें एमएनसीज भी शामिल हैं। एमएनसीज की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है। जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, जो मतलब एक जगह पर नहीं बल्कि तमाम स्टेट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहें, जो है इसका एक इन्फ्लुएंस होता है एमएनसीज का। ठीक है। उसके अलावा इस तरह से गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं, आईजीओज जिनको कहा जाता है, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स में शामिल हैं।
ठीक है जी, तो बेसिकली जो है वो हमने देखा कि आईआर किसका है, एक इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो स्टडी ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब ये कौन से लेवल पर हैं, क्या ये डोमेस्टिक लेवल पर हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटल लेवल पर हैं, या स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर है? नहीं, ये आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो ये लेवल भी इसका जो है वो इंटरनेशनल है या फिर ग्लोबल लेवल है। पूरे ग्लोब की हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, जिनमें तमाम स्टेट्स नॉन स्टेट एक्टर्स अपने मुख्तलिफ जो हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पर आपको नाम लिखा नजर आ रहा है मॉर्गेंथ्यू का और ट्रेवर टेलर का। मॉर्गेंथ्यू जो है जी वो बहुत एक रियलिस्ट था। ठीक है, उसने जो है आईआर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। आईआर के हवाले से वो क्या डिफाइन करता है कि आईआर क्या है, वो कहता है जी आईआर बेसिकली जो है वो एनालिसिस है पॉलिटिकल रिलेशंस का। जैसे कि हमने ऊपर देखा सिंपल डेफिनेशन में भी उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस है ना। ठीक है, तो मॉर्गेंथियो के अकॉर्डिंग भी पॉलिटिकल रिलेशंस का एक एनालिसिस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। और इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो पीसफुल तरीके से जो है वो नेशंस के दरमियान रिजॉल्व करवाई जाती हैं। बेसिकली आईआर इसका ही नाम है। ठीक है जी, ट्रेवर टेलर भी डिफाइन करता है आईआर को। वो भी कहता है कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कोशिश करता है एक्सप्लेन करने की कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज। ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज के अक्रॉस जाकर भी उनमें जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उन तमाम चीजों को जो टैकल करता है उसे आईआर कहते हैं। और मॉर्गेंथियो ने बेसिकली आईआर को कहा है कि ये कोर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ही निकलकर आईआर जो है वो आया है, इंटरनेशनल रिलेशंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि जो पूरी दुनिया की सियासत है बेसिक वही है इसका, वही कोर इसका है। ठीक है जी, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो किस तरह से हुआ, ये किस तरह से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फर्स्ट चेयर थी इंटरनेशनल रिलेशन की, ठीक है, वो स्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में ये हुई इन 1919। ठीक है जी, 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, आपने याद रखना है WALES वेल्स। ठीक है, इन 1919 हम देख रहे हैं कि इसकी फर्स्ट चेयर जो है वो स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं इस चेयर के यू कैन से द फर्स्ट टू ऑक्यूपेंट्स ऑफ द चेयर वर एमिनेंट हिस्टोरियंस। ठीक है, जो दो ऑक्यूपेंट्स थे ना इस चेयर के वो बहुत ही मुमताज किस्म के तारीखदान थे, हिस्टोरियंस थे। ठीक है, अब उन ऑक्यूपेंट्स के नेम क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक का नेम है जी प्रोफेसर एल्फ्रेड जिन मरना। ठीक है, प्रोफेसर एल्फ्रेड जिन मरना है। और सेकेंडली हम देखते हैं प्रोफेसर वेबस्टर हैं। ठीक है जी, फर्स्ट वन है प्रोफेसर एल्फ्रेड जिन मेरना और सेकंड है प्रोफेसर वेबस्टर। ये बेसिकली दो ऑक्यूपेंट्स हैं इस चेयर के, बहुत ही एमिनेंट हिस्टोरियंस इनको हम कह सकते हैं। तो आप ये बेसिकली आईआर के अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट चेयर इंटरनेशनल रिलेशन की जो है वो स्टैब्लिश होती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में 1919 में। और इसके दो ऑक्यूपेंट प्रोफेसर एल्फ्रेड जिन मेरना और प्रोफेसर वेबस्टर हैं। ठीक है जी, और अब हम ये टर्म अगर देखें इंटरनेशनल की, क्या टर्म है इंटरनेशनल, अभी हम सिर्फ इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। ये जो टर्म है इंटरनेशनल की, इसे पहली दफा यूज किया गया 18वीं सदी में। ठीक है, पहली दफा इसको यूज किया जो है वो मतलब यूज तो इसे पहले कर लिया गया था बेसिकली, और पहली दफा इसे यूज किया बेंथम ने। ठीक है, बेंथम ने, जेरेमी बेंथम ने इसको यूज किया। और लेटर जो है वो 18th सेंचुरी का ये पार्ट बन गया हम कह सकते हैं। ठीक है जी, बाद में इसको 18वीं सदी में और ज्यादा मजीद इस्तेमाल किया जाने लगा। और बेसिकली इसको पहली दफा इस टर्म को जो है वो यूज किया था जेरेमी बेंथम ने। ये आपने ओरिजिन में इसके लाजमी लिखना है कि इस टर्म को जो है वो जेरेमी बेंथम ने जो है वो यूज किया था पहली मर्तबा। और इसकी हम चेयर भी देख चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशन की एस्टैब्लिश कहाँ पर हुई, और इसकी हम डेफिनेशंस तो देख ही चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद अब हम अगर आगे की तरफ आए तो हमने सबसे पहले आईआर के अंदर यही देखना है। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं इसके अंदर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में यही है कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर सामने आया है। कि जाहिर सी बात है जब स्टेट बनी है तो ही आईआर स्टार्ट हुआ है। तो ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम देखेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए ये सबसे पहले ये जरूरी है कि हम 30 ईयर ऑफ वॉर इन यूरोप का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें कि 30 ईयर ऑफ वॉर इन यूरोप क्या थी। ठीक है जी,
अब जो 30 साल की जंग चली है यूरोप में, जिसकी टाइमलाइन अगर हम देखें तो 1618 टू 1648 है। ठीक है, 1618 से 1648 तक 30 ईयर ऑफ वॉर इन यूरोप चलती है। ठीक है जी, अब इसकी जो हिस्ट्री है वो हम देखेंगे साथ में चल के। सबसे पहले तो हम अगर बैक साइड पे चले जाएं तो मिडिवियल एज की बात करेंगे। ठीक है, मिडिवियल एज जो एक ऐसी एज थी जिसमें जो है वो रिलीजन जो है वो वहां पर इमर्ज हुआ था। इमर्ज मतलब कि उस वक्त इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादातर रिलीजन ही का था। लोग रिलीजन की तरफ ही ज्यादा मानते थे और बादशाहत का निज़ाम था उस वक़्त। ठीक है, और उस वक़्त हम कह सकते हैं एचआरई था। ठीक है, एचआरई क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। एचआरई होली रोमन एम्पायर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब मतलब यूरोप में पूरी एक होली रोमन एम्पायर थी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही एम्पायर थी, उसके अंडर सारी चीज़ें चल रही थी। बेसिकली वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम, जैसे मैंने बताया आपको, किंग्स थे, छोटी-छोटी स्टेट्स थी, सबके वहाँ पर किंग्स मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर बेसिकली इटली में होता था पॉप। ठीक है, पॉप होता था, तो वो उससे लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेते थे। रिलीजन के हवाले से मैंने आपको बताया कि मिडिवल एज में सेंटर जो था ना वो गॉड था, सेंटर जो था वो रिलीजन कंसिडर किया जाता था। ठीक है, और उस टाइम पर एक ही रिलीजन सबसे ज्यादा वहां पर इन्फ्लुएंशियल था, जो कि आपको क्रिश्चियनिटी थी। ठीक है, और क्रिश्चियनिटी भी सिर्फ एक तरह की, जो कि कैथोलिक चर्च था वहां पर सिर्फ। ठीक है, कैथोलिक्स किस्म की जो है वो प्रमोशंस होती थी। वहां पर ऑर्थोडॉक्स जो है वो नजरिया कैथोलिक ही पाया जाता था। और बेसिकली जितने भी छोटी छोटी स्टेट्स थी वहां पर किंग्स थे, वो सारे के सारे अंडर किसके आते थे, वो पॉप के अंडर ही आते थे। और उस सब को हम कहते हैं कि कंसिडर किया जाएगा कि वो होली रोमन एम्पायर के अंदर ये तमाम चीजें आती थी। और लोगों की सोच यहाँ तक ही महदूद थी कि एक होली रोमन एम्पायर है। लोग लॉजिकल नहीं थे, लोग रैशनल होकर नहीं सोचते थे, लोग लेंस को तब्दील कर कर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को नहीं देखते थे। ठीक है जी, उनका पर्सपेक्टिव उस तरह से नहीं था। मगर जूं जूं ये टाइम पीरियड चेंज होता है, मिडिवियल एज में कैथोलिक चर्च ही था सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेनेसां टाइम पीरियड जब आता है। ठीक है, रेनेसां टाइम पीरियड इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब टाइम पीरियड चेंज होता है ना, जब लोगों ने सोचना शुरू किया, जब लोगों के अंदर डेवलप हुई जो है वो आप कह सकते हैं शऊर आया, आगाही आई, लोगों ने लॉजिकल होकर चीजों को देखना शुरू किया कि नहीं, कि एक चीज दे दी गई है, एक स्टेटमेंट दे दी गई है, तो ब्लाइंडली हमें फॉलो नहीं करना उस चीज को, हमें लॉजिकल होकर भी चीजों को देखना चाहिए। क्या ये जो करप्शन हो रही है मिडिवियल एज में चर्च के थ्रू, क्या ये वाकई ही ठीक है? अब बेसिकली हुआ ये था कि मिडिवियल एज में चर्च की इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था कि एक सेक्रेड काउ बन चुका था चर्च वहां पर। ठीक है, उसको कोई भी हिट नहीं कर सकता था, किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं कर सकता था कोई। तो ऐसे में वहां के प्रीस्ट जितने भी थे, तो वहां पर मौजूद जितने भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं पर्सन्स थे, ठीक है, तो उन्होंने करप्शन शुरू कर दी। इसमें आप लिटरेचर में आपको एक मिलेगा जो है कैंटरबरी टेल्स के नाम से, चौसर 14th सेंचुरी का है वो भी। ठीक है, चौसर ने जो है वो भी चर्च पे क्रिटिसाइज करके चीजों को हाईलाइट किया है कि वहां के जो प्रीस्ट या जो चर्च का निज़ाम था वो किस तरीके से करप्ट हो चुका था। तो बेसिकली करप्शन हो रही थी चर्च के अंदर, तो लोगों ने फिर सोचना शुरू किया। तो रेनेसां पीरियड का आगाज़ होता है। रेनेसां पीरियड को हम रिफॉर्मेशन पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सी रिफॉर्म्स लेकर आई गईं। और वहाँ पर एक जो है वो शख्स निकल कर उभर कर जो सामने आता है, ठीक है, जो लॉजिकली सोचता है, उसका नाम होता है जी मार्टिन लूथर। आपने इसका नाम पहले सुन रखा होगा, मार्टिन लूथर। ठीक है जी, मार्टिन लूथर क्या करता है? मार्टिन लूथर जो है वो अपनी एक बुक लिखता है। ठीक है, बुक लिखता है जिसका नाम क्या है जी, 95 थीसिस। ठीक है, 95 थीसिस देता है। 95 थीसिस में वो जो जितने भी ड्रॉबैक्स हैं, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सोसाइटी हैं जो मिडिवल एज की थी, उसको हाईलाइट करता है, उसे बताता है कि इनमें ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो बेहतर नहीं है, इनमें ये चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए। तो इस लिहाज से वो कैथोलिक के सामने खड़ा हो जाता है और बहुत से लोग उसके नजरिए को मानना भी शुरू कर देते हैं, तो उनको बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटेस्ट करने वाले कौन होते हैं? जो प्रोटेस्ट करते हैं, जो किसी आम तौर पर एक यूजुअली चलने वाले नजरिए के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उसको हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, अब प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली ये प्रोटेस्टेंट्स बन जाते हैं, लेकिन अब इसी का एक अपना आप कह लें कि शागिर्द ही होता है। ठीक है, जिसका नाम है जॉन कैल्विन।
ठीक है, इसका स्टूडेंट होता है जॉन कैल्विन, किसका? मार्टिन लूथर का। ठीक है, मार्टिन लूथर का स्टूडेंट है जॉन कैल्विन। अब जॉन कैल्विन इससे मुत्तफिक तो होता है, प्रोटेस्टेंट ही होता है वो भी, ठीक है, लेकिन वो मार्टिन लूथर को कहता है कि आपने जितनी भी रिफॉर्म्स लाई हैं इसके अंदर कुछ और भी ड्रॉबैक्स हैं, जिनके अंदर और मजीद जो है वो रिफॉर्म्स आनी चाहिए, कोई और थोड़ा सा और मजीद आप लॉजिकल होकर देखें तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर जो जॉन कैल्विन होता है उसकी बात को मार्टिन लूथर उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, और मार्टिन लूथर कहता है कि सिर्फ इतनी ही रिफॉर्म्स होनी चाहिए जितनी कि उसने की हैं 95 थीसिस के अंदर, लेकिन जॉन कैल्विन रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरह से ये दो धड़ों में तकसीम हो जाते हैं, जिनमें हम मार्टिन लूथर को की तरफ जो होते हैं उनको लुथेरेंस कहा जाता है। ठीक है, उनको लुथेरेंस कहा जाने लगता है, और जो जॉन कैल्विन की तरफ होते हैं उनको कैल्विनिस्ट कहा जाने लग जाता है। ठीक है जी, उनके नाम से ही है, लूथर के नाम से लुथरेंस और कैल्विन के नाम से कैल्विनिस्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, बेसिकली जो है वो ये 30 ईयर ऑफ वॉर होती है, मतलब इसके आगे आप आगाज में देखेंगे कि किस तरीके से आगे की तरफ ये प्रोटेस्टेंट्स और जो कैथोलिक्स हैं वो आगे की तरफ जाते जाते किस तरीके से आमने सामने होंगे, उनके दरमियान कन्फ्रंटेशन खड़ी हो जाएगी। तो ये था जो है वो आपका आगाज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आईआर का इंट्रोडक्शन था, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।